बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर भी हमने जो 5th चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी का, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी और सैंपल स्पेस बनाना सीखा था। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या थी? द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसी मेजर जो एक चांस पे डिपेंड, उसके बाद पता ना हो, तो वो जो मेजर होती है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे सैंपल स्पेस बनाने के। हमने कॉइन का सैंपल स्पेस बनाई थी। 1 कॉइन के लिए क्या होगा, 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगी, 3 कॉइन के लिए क्या होगी। उसके बाद हमने डाइस के लिए इसकी सैंपल स्पेस बनाई थी, 1 डाइस 2 डाइस के लिए और कार्ड के लिए। आज हम उन सैंपल स्पेस के या जो भी चीज़ हमने पीछे डिस्कस की थी, कॉइन, डाइस और कार्ड, उनके आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए जी, फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं ये होते शॉर्ट हैं, लेकिन ये टोटल कंसेप्ट पे बेस करते हैं। इनमें कैलकुलेशन इतनी लेंथी नहीं होती, इसमें कंसेप्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग में जिसको कंसेप्ट समझ आ गया वो इजी होता है, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड अपीयर एट अ सेम टाइम। अब प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक पार्ट ये होगा जो कॉमे से पहले होगा, और एक पार्ट दूसरा होगा जिसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। एक पार्ट ये होता है, याद रखिएगा, जो कॉमे से पहले वाला पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, इसकी बेस पे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी होती है, जो इस कॉमे के बाद वाला हिस्सा होता है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉमे तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 कॉइन इज टॉस, वो कहता है 2 कॉइन को टॉस करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी सैंपल स्पेस बनानी है। कॉमे तक जो चीज होगी उसकी हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब 2 कॉइन को टॉस जब हम करते हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस आती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज सीखी थी कि सैंपल स्पेस कैसे आती है, ठीक है। 2 कॉइन को आप टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे हेड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड वाले पे हेड आए। और फोर्थ हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों पे टेल आए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई इसके अलावा बनाएंगे तो वो इन्हीं में रिपीट होगी। तो सबसे पहले कॉमे तक जो क्वेश्चन होगा उसकी बेस पे हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। यहाँ पे हमें बताया गया 2 कॉइन इज टॉस, तो 2 कॉइन के लिए हमने ये सैंपल स्पेस बना ली। अब NS क्या है? NS की मीनिंग ये है कि जो सैंपल स्पेस है उसकी तादाद कितनी है। N क्या होता है? तादाद।
एस क्या है, सैंपल स्पेस, ns क्या हो जाएगा, इस सैंपल स्पेस की तादाद। देखिए इसमें कितने इवेंट हैं, 1 2 3 4, तो ये ns कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, 4। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया, इस कॉमे तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस कॉमे के बाद वाला जो पार्ट्स है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, वो हमारा फेवरेबल पार्ट्स होता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड अपीयर एट सेम टाइम। कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दो हेड अपीयर हो रहे हैं सेम टाइम के अंदर। ठीक है, देखें टू हेड अपीयर एट अ सेम टाइम, तो आप लोगों ने इस जो सैंपल स्पेस बनाई है इसके अंदर देखना है कि कितने इवेंट्स हैं जहां पे डबल हेड अपीयर हुआ हो, दो हेड आए हों। तो इस सारी सैंपल स्पेस में हमने देखा है तो ये सिर्फ फर्स्ट वाला इवेंट था जिसमें देखें दोनों कॉइन के ऊपर क्या है, हेड अपीयर हुआ है। तो हम इसको इवेंट ए का नाम देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड हेड दोनों आ जाएंगे। टू हेड अपीयर एट अ सेम टाइम, देखें दो हेड अपीयर हो रहे हैं सेम टाइम के अंदर। अब ये एन ए जो हमारा फेवरेबल चीज थी इसकी तादाद कितनी है, 1। देखें ना एक ही इवेंट है ना, जब आप दो कॉइन को टॉस करें तो सिर्फ वन टाइम ऐसा होगा कि दोनों पे हेड आएगा। ये हमारे पास इसकी तादाद कितनी होगी, 1। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड अपीयर एट अ सेम टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को फार्मूला ये समझाया था कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इसको इवेंट ए का नाम दे रहे हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होता है, एन ए ओवर एन एस। एन ए क्या होगा, फेवरेबल चीज जिसमें आप फेवर हैं, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फेवरेबल आपकी क्या है, टू हेड अपीयर एट अ सेम टाइम, एन ए ओवर एन एस। नीचे हमेशा सैंपल स्पेस आएगी, एन एस क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस। तो देखें जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, एन ए, फेवरेबल क्या है हमारे पास, 1। ये देखें ना कितना आया था, 1, ये फेवरेबल था, 1 आ गया। एन एस क्या है, टोटल सैंपल स्पेस, उसकी तादाद कितनी थी, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या चीज आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया है 1/4। ठीक है, अब ये क्या चीज शो कर रहा है, ये चीज शो कर रहा है कि जब आप दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/4% चांसेस हैं कि उनके ऊपर डबल हेड आएगा, 2 हेड आएंगे एक ही टाइम के अंदर। अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लेके जाऊं फिर परसेंट की फॉर्म में, तो 1/4 क्या होता है, 25%। मतलब कि जब आप दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 25% चांस है कि दोनों के ऊपर हेड आएगा। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। मजीद मैंने एक और एग्जांपल भी इस कॉइन की सॉल्व की है, वो देख लें। देखें जी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि 3 कॉइन इज टॉस। देखिए ना फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3 कॉइन इज टॉस, कि 3 कॉइन को आप टॉस करें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर, दूसरा पार्ट क्या है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, ये दूसरा इसका पार्ट है। अब देखें जी कॉमे तक जो मैंने बताया क्वेश्चन होगा उसकी आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनानी है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 कॉइन इज टॉस, 3 कॉइन को टॉस करें। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनानी है। द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी ट्री डायग्राम के थ्रू, याद हो तो। ठीक है, तो ये है कि फर्स्ट जो पार्ट्स होगा क्वेश्चन का उसके थ्रू आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनानी है।
जहाँ पे 3 कॉइन का कहा गया है, तो आप लोगों ने 3 कॉइन के लिए ये हमारे पास सैंपल स्पेस आती थी, ये हमने बना ली। अब क्या करेंगे, इस सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, इसमें इवेंट कितने हैं, इसमें इवेंट गिन लें। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास NS टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अब हमने ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि आपके पास जो इवेंट्स हों उसमें कम से कम एक हेड हो। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड हो। एक से ज्यादा भी हो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन एक से कम होंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एटलीस्ट 1 हेड होना जरूरी है। तो देखें जी, नेक्स्ट मैंने इसकी बनाई है सैंपल स्पेस। ये देखें जी, एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। तो ये हमारे पास मैंने ए में वो वाले सारे इवेंट्स लिखे हैं सैंपल स्पेस से लेके जिनमें एटलीस्ट 1 हेड आता हो। देखिए ना, यहाँ पे 3 हेड हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हेड हैं, यहाँ पे देखें एटलीस्ट 1 हेड है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 1 हेड है और यहाँ पे भी 1 हेड है। तो कोई इसमें वो वाला इवेंट्स मैंने नहीं लिया जिसमें कोई हेड ना हो। ये कहाँ से मैंने लिए हैं, मैंने इस सैंपल स्पेस से लिए हैं। तो इस सैंपल स्पेस में देखें तो ये लास्ट वाला सिर्फ नहीं आएगा क्योंकि इसमें तीनों टेल हैं। इसके अलावा हम सारे ले लेंगे क्योंकि उनमें एटलीस्ट 1 हेड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए, वो नेक्स्ट पेज पे ये आएंगे। तो ये जो हम सिलेक्ट करते हैं ये सैंपल स्पेस से ही लेने होते हैं, ठीक है। ये कहीं बाहर से चीज़ नहीं आती, ये सैंपल स्पेस से ही हम लेते हैं। अब इनको हमने काउंट किया, देखें 1 2 3 4 5 6 7। एटलीस्ट 1 हेड वाले कितने इवेंट हैं, 7। NA हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ NA ओवर NS। ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला है। ऊपर आप लोगों ने जो आपके फेवरेबल चीज़ है वो लिखनी है, नीचे सैंपल स्पेस लिखनी है। तो NA आपके पास 7 आया है, ये देखिए हमने लिख लिया है। और बिलो में क्या आएगा, NS सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आप लोगों के पास क्या थी, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A या प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड अपीयर क्या होगी, 7/8। इसकी क्या मीनिंग है कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 7/8% चांसेस हैं कि उनमें जो इवेंट्स आएंगे उसमें एटलीस्ट 1 हेड होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या हैं, 7/8। सेम इसी तरह देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या थी, सॉरी पार्ट इसका 2 क्या था, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। वो कहता है कि जो आपका पहला कॉइन है उसके ऊपर हेड हो, वो वाले इवेंट्स लें। अब ये मैंने बी इवेंट के अंदर जो भी इवेंट्स लिखे हैं इसमें देखिए फर्स्ट जो कॉइन है उसके ऊपर हेड आया है, बाकियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो भी आए, लेकिन फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए। ये देखिए वो इसके ऊपर भी हेड है फर्स्ट कॉइन पे, यहाँ पे भी ये फर्स्ट कॉइन था तो इसके ऊपर हेड है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉइन था तो इसके ऊपर हेड है। ये मैंने कहाँ से लिए हैं, ये सैंपल स्पेस से लिए हैं। देखें जी सैंपल स्पेस के अंदर देखें ये मैंने लिया है क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर हेड था, ठीक है। एक ये वाला इवेंट सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये भी फर्स्ट इवेंट के ऊपर हेड है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें ना ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल है, ये अब हम सिलेक्ट नहीं करेंगे।
अब ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल है, ये सिलेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपके पास टोटल कितने सैंपल स्पेस सिलेक्ट हुए, 1 2 3 4। देखिए मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये कहीं और से नहीं, ये चीज सैंपल स्पेस से ही हम सेलेक्ट करते हैं। जिस चीज का हमें कहा जाता है उसको हम सैंपल स्पेस से ही लेते हैं। अब इनकी तादाद कितनी है, एन भी हमारे पास 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दिया, इसको इवेंट ए का नाम दिया था तो इसको इवेंट बी का नाम मैंने दे दिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन बी ओवर एन एस, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ गया। अब हम इसमें पुटिंग कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसकी इक्वल आ जाएगा, एन बी कितना था 4, ये हमने लगा दिया, एन एस कितना था 8 सैंपल स्पेस, ये हमने लगा दी 4 ओवर 8। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 1/2, या आंसर आया हमारे पास हेड ऑन फर्स्ट कॉइन का 1/2। अब 1/2 क्या चीज शो कर रहा है, 1/2 क्या होता है 50, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 50% होता है। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि जो फर्स्ट कॉइन होगा उसके ऊपर हेड आएगा, ठीक है। इस चीज के कितने परसेंट चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। तो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी ये चीज बता रही होती है कि किसी भी चीज के आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। यहां तक ये कॉइन के क्वेश्चन कंप्लीट हैं, और भी आप इसकी एग्जांपलें सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जो मैंने बुक अपलोड की थी, उसमें आप और भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉइन के क्वेश्चन में अगर किसी का कोई इशू है तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कोई इशू है तो बेटा डिस्कस करें। क्लियर है ये चीज? चलिए जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डाइस का। देखिए जी, इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। वो कहता है 2 फेयर डाइस को आप थ्रोन करें, तो यहां तक हम क्या करेंगे, यहां तक हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब इस चीज से हमें ये पता चल गया है कि 2 डाइस के लिए हमने क्या बनानी है, सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये डिफरेंट आगे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉमिक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि 2 फेयर डाइस को थ्रो करें, तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, किसके लिए, 2 फेयर डाइस के लिए। द सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग 2 डाइस, दो डाइस के लिए हमने क्या बनाई है, सैंपल स्पेस बना रही है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक सैंपल स्पेस बनाई है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि जब आप 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। ये हमारे पास सैंपल स्पेस थी उसकी, और इन सारों की तादाद जब हम काउंट करेंगे तो वो कितनी थी, NS 36, ठीक है। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 36 की जाती है। अब हम 1 बाय 1 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें दिए हुए हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है,
a double six appear। अब हमने इस पूरी सैंपल स्पेस से वो वाले इवेंट सेलेक्ट करने हैं जहां पे डबल सिक्स आया हो। ठीक है, आप इस पूरे सैंपल स्पेस में नजर दौड़ाएं, डबल सिक्स वाला देखें कितने हैं आपके पास। सिर्फ एक ही इवेंट है जहां पे डबल सिक्स अपीयर हुआ है, उसके अलावा और नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया हुआ है। आ डबल सिक्स अपीयर सैंपल स्पेस में हमने देखा था सिर्फ एक ही इवेंट था जब डबल सिक्स आया था, तो एन ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, एक ही इवेंट था। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल सिक्स क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और एन एस क्या है सैंपल स्पेस वो 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल सिक्स की क्या होगी 1/36। तो अब ये चीज क्या चीज शो कर रही है 1/36 कितना होता है, अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 2.78 मतलब 2.78, या आप इसको 3 तो नहीं कर सकते, 2.78 ही है। तो ये क्या चीज शो कर रही है कि जब भी आप जो दो डाइस होते हैं, लूडो वाले दाने होते हैं, जब आप उनको थ्रो करते हैं तो 2% चांसेस होते हैं कि उनके ऊपर डबल सिक्स आएगा। ठीक है, अगर हम हर बार ये माइंड में रखते हैं कि हमारा डबल सिक्स आएगा तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2% सिर्फ चांसेस हैं कि जब आप दो कॉइन को क्या करेंगे, दो डाइस को थ्रो करेंगे, उन दोनों के ऊपर 6 आए, उसके 2.78% चांसेस हैं। अब नेक्स्ट ये पार्ट 1 था इसका, ये मैंने उधर भी वो किया। अब दूसरा इसका क्या था, अब दूसरा इसका पार्ट था द सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। ये इसका दूसरा पार्ट था कि दो जो इवेंट्स हों उनका सम 8 बने या फिर 8 से ज्यादा हो। तो इस बी इवेंट के अंदर मैंने वो वाले सारे इवेंट्स लिख लिए हैं जिनका सम 8 होगा या 8 से ज्यादा होगा। ये कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, ये सैंपल स्पेस से सिलेक्ट किए हैं। कैसे सिलेक्ट किए हैं देखें जी, ये देखें, ये सारी सैंपल स्पेस से वो वाले इवेंट्स लें जिनका सम 8 बने या 8 से ज्यादा। तो एक इवेंट ये आ जाएगा 2 और 6 कितना होता है, 2 + 6 8। उसके बाद 3 + 5 और 3 + 6, 3 + 5 8 होता है, 3 + 6 9 होता है। उसने कहा था सम 8 बने या 8 से ज्यादा, तो ये भी फिर 7 आएगा। उसके बाद इस लाइन में ये होगा, इसका सम 8 आता है, इसका 9 आता है और इसका 10 आता है, ये तीनों हो जाएंगे। उसके अलावा फिफ्थ लाइन में हमारे पास 5 3 सिलेक्ट होगा क्योंकि सम इसका 8 आता है, इसका सम 9 आता है, इसका सम 10 आता है, इसका सम 11 आता है। उसके बाद ये सिलेक्ट होगा, ये क्योंकि इनका सम 8 या 8 से ज्यादा आ रहा है, और ये सिलेक्ट होगा ये। अब वो जो मैंने इवेंट्स बनाया था उसके अंदर ये जिनके नीचे ग्रीन लाइन है, मैंने सारे यही वाले इवेंट्स लिखे हैं। ठीक है, यहां से ही मैं सिलेक्ट करके लेके गया हूं वहां पे, ये सारे वही लिखे हैं जो मैंने वहां पे अंडरलाइन किए हैं ग्रीन लाइन से। अब नाउ द सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, इन सारों को हमने काउंट किया है तो इनकी तादाद 15 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेंगे, एन बी ओवर एन एस। एन बी फेवरेबल चीज कितनी है, ये 15, और एन एस टोटल सैंपल स्पेस वो 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 5/12। ये हमारे पास
किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? द सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आई है। नेक्स्ट जी देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है? द टू डाइस हैव सेम फेस अपीयर। वो कहता है कि जब आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सेम फेस अपीयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाले पे जो इंटीजर आए सेकंड वाले पे भी वही आए। तो अब ये इसको मैंने इवेंट सी का नाम दे दिया। इसके अंदर मैंने वो सारे लिखे, देखे ना, फर्स्ट पे 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आया, फर्स्ट पे 2 आया तो दूसरे पे भी 2 है, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, दोनों डाइस के ऊपर सेम फेस अपीयर हो गए। ये भी चीज मैंने उसी सैंपल स्पेस से ही सिलेक्ट की है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें सेम फेस अपीयर कहाँ पे है? एक ये इवेंट है, ये है, उसके अलावा ये है सेम फेस अपीयर होने वाला, ये है इवेंट्स, 5 5 वाला है इवेंट्स, उसके बाद 6 6 वाला है, ये सेम फेस अपीयर होने वाले इवेंट्स हैं। तो इनकी तादाद 6 है, यहाँ से ही मैं वहाँ पे सेलेक्ट करके लेके गया हूँ ये जो आए हैं। ठीक है, अब इनकी तादाद कितनी है? एनसी कितना है? 6, इनकी तादाद टोटल 6 है। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस, 6 ओवर 36। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई किए तो 1/6। अब जब आप दो डाइस को थ्रो कर रहे होते हैं तो 1/6% चांसेस हैं कि दोनों के ऊपर सेम फेस अपीयर होगा। ठीक है, सेम फेस अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। उसके बाद नेक्स्ट जी देखें, नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट था द सम इज ऑड नंबर। वो कहता है कि वो जो इंटीजर आए हैं उनको अगर आप सम करें तो उनका सम ऑड नंबर हो। ठीक है, मतलब उनका सम 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, 30, इस तरह आए। ठीक है, 11 तक होंगे। तो अब ये जो मैंने डी इवेंट का नाम इसको दिए, इसके अंदर जितने भी इवेंट हैं इनको आप सम अगर करें तो उनका सम और नंबर ही आएगा। ये भी मैंने उसी सैंपल स्पेस से ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, कोई नई जगह से नहीं, ये भी उसी सैंपल स्पेस से ही आए हैं, ये जो मैंने सैंपल स्पेस बनाई थी। ये देखें ना, ये वाला इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे, 1 + 2 3 आंसर आएगा, 3 और नंबर है। उसके बाद 1 4 सिलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट लाइन में, 5 इसका आंसर आएगा, और 1 6 सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 7 ऑड नंबर आएगा। इसी तरह 2 1 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा। यहाँ पे 3 2 सिलेक्ट होगा, 3 4 सिलेक्ट होगा और 3 6 सिलेक्ट होगा। इस लाइन में 4 1 सिलेक्ट होगा, 4 3 सिलेक्ट होगा, 4 5 सिलेक्ट होगा। इस लाइन में हमारे पास 5 2 सिलेक्ट होगा, 5 4 सिलेक्ट होगा और 5 6 सिलेक्ट होगा। 5 और 6 11 होते हैं, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस लाइन के अंदर 6 1 सिलेक्ट होगा, सम इसका ऑड आएगा। 6 3 सिलेक्ट होगा, सम 9 आएगा। उसके अलावा 6 5 सिलेक्ट होगा, सम 11 आएगा। ये जो मैंने अभी येलो कलर से मैंने इनको अंडरलाइन किया है, तो ये वो वाले इवेंट्स हैं जिनको आप सम करें तो ऑड नंबर आता है। सारे मैंने वही वाले इवेंट्स लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सारों को काउंट किया है तो इनकी तादाद 18 आई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। 18 इनकी तादाद थी, एन एस टोटल सैंपल स्पेस 36,
इसको डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो हमारे पास आंसर आया है 1/2। 1/2 क्या होता है, परसेंट में मैं लेके जाऊं तो 50% बनता है। क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि जो इंटीजर शो होंगे उनका सम ऑड नंबर आएगा। 50% चांसेस हैं। तो यहाँ तक डाइस कंप्लीट हो जाता है। डाइस में बेटा किसी का कोई इशू है तो डिस्कस करेंगे। किसी का कोई इशू है डाइस के क्वेश्चन में तो डिस्कस कर सकते हैं। चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैंने कार्ड्स के क्वेश्चन किए हैं। ये देखिए ना, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, तो वो मैंने बार बार एग्जाम्पल लिखने की बजाय मैंने क्या की है कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर काफ़ी सारी क्वेश्चन पूछ लिए ताकि काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस हो जाए। ठीक है, वरना आपको ये 6 पार्ट इस तरह नहीं होंगे, कोई एक चीज़ पूछी जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही एग्जाम्पल के अंदर कवर करने के लिए क्या किए, उनके पार्ट्स बना दिए। अब देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। कहता है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड। इसमें तो आपको सैंपल स्पेस इजी है क्योंकि कार्ड्स की हमेशा फिक्स रहती है सैंपल स्पेस 52। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 होते हैं। वो कहता है कि हमने उन 52 में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कहता है फाइंड करें। फर्स्ट इसका पार्ट क्या है, द कार्ड इज रेड कार्ड। वो कहता है जो कार्ड हो वो रेड कार्ड हो। अब मैंने जब इसकी सैंपल स्पेस बनवाई थी तो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो ये आप माइंड में रखें कि अगर वेवा एग्जाम भी होता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आप रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं क्या आएगी। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप 1 लाइन के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको कोई आंसर भेजूंगा मैं कहूँगा ये प्रोबेबिलिटी आई है, इसको इंटरप्रेट करें, इसकी क्या मीनिंग है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, वैवा होगा तो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। द कार्ड इज रेड कार्ड, फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। उससे पहले काम हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस बनाना। वो हमें पता है कि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, NS उसकी क्या आ जाएगी 52। अब फर्स्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। The card is red card. The total number of red card is 26. ये चीज़ आपको मैंने बताई थी कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं 26। यहाँ पे क्वेश्चन अगर होता कि आप प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की बताएं तो ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं 26। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसका। तो मैंने रेड का करा दिया, ब्लैक के विद रिस्पेक्ट तो आपको खुद को माइंड में आना चाहिए कि ब्लैक का अगर आता है तो ब्लैक भी हमारे पास 26 होते हैं। इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं अगर आपको सैंपल स्पेस याद है तो। अब मुझे सैंपल स्पेस याद है, मुझे पता है मेरे पास टोटल जो सैंपल स्पेस होती है उसके अंदर 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, 26 आ गए। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू NA ओवर NS। NA हमारे पास क्या है 26 और NS क्या होता है 52 टोटल सैंपल स्पेस। इसको सिंपलीफाई किया है तो मेरे पास रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है 1/2। 1/2 क्या होता है 50%।
क्या मीनिंग है कि अगर आप 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो 50% चांसेस हैं कि वो कार्ड रेड कार्ड होगा। ठीक है, सेम यहां पे मेरे से क्वेश्चन होता कि ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं, उसकी सैंपल स्पेस भी यही आएगी और उसका आंसर भी 1/2 ही आएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि ब्लैक कार्ड क्या होगा, तो जब हम एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे रैंडमली तो 50% चांसेस हैं कि वो कार्ड ब्लैक होगा और 50% चांसेस हैं कि वो कार्ड रेड कार्ड होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, द कार्ड इज डैमेज कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैमेज का कार्ड हो। अब डैमेज के मैंने आपको बताए थे टोटल नंबर ऑफ डैमेज कार्ड हमारे पास कितने होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर, 13 हमारे पास डैमेज कार्ड होते हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आप हर्ट के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो वो भी 13 होते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप क्लब के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो वो भी 13 होते हैं। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेड के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो वो भी 13 होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है लेकिन 3 क्वेश्चन पीछे वाले वो आपको खुद क्लियर होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए कि हमारे पास डैमेज 13 है, क्लब भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, हर्ट भी 13 होते हैं। एन बी हमारे पास टोटल डैमेज कार्ड 13 हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन बी ओवर एन एस 13/52, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/4 आया है। इसको मैं अगर परसेंटेज में देखूं तो 1/4 की मीनिंग है कि 25%। ठीक है, क्या मीनिंग होगा कि जब आप 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 25% चांस है कि वो डैमेज का कार्ड होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है क्लब के कार्ड की तो 25% चांसेस हैं कि वो कार्ड क्लब का होगा, क्योंकि वो भी 13 होते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि हर्ट के कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 25% चांसेस हैं कि हर्ट का कार्ड होगा, बिकॉज वो भी 13 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी देखें, नेक्स्ट है द फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिनके ऊपर शक्ल बनी हुई होती है। द टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। याद होगा हमने सैंपल स्पेस के अंदर फेस कार्ड का मैंने बताया था वो कितने थे, 12 थे। एनसी हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 फेस कार्ड होते हैं जिनमें किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, ये कार्ड होते हैं। तो इनको अगर टोटल देखें तो टोटल ये 52 में से 12 कार्ड होते हैं जिनके ऊपर शक्ल बनी हुई होती है। तो प्रोबेबिलिटी एनसी की फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12/52। सिंप्लीफाई की है तो 3/13 आई है। क्या मीनिंग हुए कि जब आप 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 3/13% चांस है कि वो कार्ड फेस कार्ड होगा जिसके ऊपर शक्ल बनी हुई होगी। थ्री बाय 13% चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किसका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें इजीली है, ये है कि आपको सिर्फ सैंपल स्पेस याद होनी चाहिए। अगर सैंपल स्पेस याद है तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जी, नेक्स्ट कहता है द किंग कार्ड। कहता है कि किंग के कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। द टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड इज 4।
आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें अगर आप किंग के कार्ड देखें तो 4 किंग के कार्ड होते हैं, 4 किंग के कार्ड्स होते हैं। टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं? 4। एंड डी, इसको मैंने इवेंट का नाम दिया, और वो कितना है? 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। तो 4/52 ये हमारे पास किंग की प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो 1/13 आंसर आया। तो जब आप 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो 1/13% चांसेस हैं कि वो कार्ड किंग का कार्ड होगा। सेम इसी क्वेश्चन की जगह आपसे क्वीन का पूछा जा सकता है, आपसे जैक का पूछा जा सकता है, वो भी 4 होते हैं, उनकी भी यही प्रोबेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट देखें, द नंबर कार्ड। वो कहता है नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस थी, अगर आप उसमें नंबर कार्ड देखें, ऐसे कार्ड जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं, 9 हर लाइन के अंदर होते हैं। तो आप वो सैंपल स्पेस में से देखिएगा, तो जो आपके पास टोटल नंबर कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36। ई का मैंने इवेंट को नाम दिया एन, ई क्या हो जाएगा? 36। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड क्या आएगी? एन ई ओवर एन एस। तो हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 36/52। सिंप्लीफाई किए तो 9/13। तो 9/13 क्या चीज शो कर रही है कि जब आप 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो 9/13% चांसेस हैं कि वो कार्ड किसका होगा? नंबर कार्ड होगा, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा। और लास्ट देखें जी, लास्ट इसको मैंने एक पार्ट किया है कि द एस कार्ड। एस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ए लिखा होता है, जो 1 की जगह होते हैं। ठीक है, हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर क्या होता है कि 1 नहीं होता। ठीक है, 1 वाला कार्ड नहीं होता, कार्ड 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 की जगह ए होता है, जिसे हम एस कार्ड कहते हैं। अगर आप सैंपल स्पेस में देखें, द टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड इज 4। आपके पास 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है, एन एफ इवेंट एफ का नाम दिया है, तो उनकी तादाद कितनी है? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एन एफ ओवर एन एस 4/52। और इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया है 1/13। कि जब हम 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो 1/13% चांसेस हैं कि वो कार्ड किसका होगा? एस कार्ड होगा, जिसके ऊपर ए लिखा होता है। एस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/13। ये सिंप्लीफाई होके या आप डायरेक्ट 4/52 भी कह सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यानी कि ना क्वेश्चन बनाए थे कार्ड्स के। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कार्ड में से। तो यहाँ तक जितने मैंने 6 पार्ट सिर्फ कार्ड के किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट आ गया होगा कि कैसे हम कार्ड सेलेक्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ तक हमने कॉइन, डाइस और कार्ड्स, इनके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं इसके बारे एक बात आपको बताऊं, याद रखनी है, कंसेप्ट वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से
सॉरी, ये फिर इस तरह 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 तक आती है, मतलब किसी भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। मिनिमम आएगा तो 0 आ सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम आंसर आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। आंसर 0 से कम नहीं हो सकता और आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। कभी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और आंसर आपका 0 से बिलो में आया, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आई है, तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता और प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ग्रेटर कभी नहीं आ सकता, ठीक है। ये कंफर्म रेंज है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है? 0 से 1। बेटा किसी का कोई इश्यू है यहां तक तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। कोई इश्यू किसी का? चले जी, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, तो हम नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे अभी। थ्योरी के अंदर फर्स्ट हमारे पास है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? अभी भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। इवेंट्स क्या होते हैं? कहते हैं एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम or any number of outcome of a random experiment or a trial। वो कहता है कोई आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रायल ले रहे हैं, उसके बीच में जो आपको इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बीच में जो डेटा मिलेगा, जो एक आउटकम आएगी, कोई एक आउटकम, उस एक आउटकम को आप क्या कह सकते हैं? इवेंट्स कह सकते हैं। Any subset of a sample space S of an experiment is called event। वो कहता है कि जो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस होती है, उस सैंपल स्पेस के अंदर कोई एक जो वैल्यू होती है वो इवेंट होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस मेरे पास क्या आई है? 2 की। हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड क्या है? इवेंट है। टेल क्या है? इवेंट है, ठीक है, सिंपल वे। An event that contain exactly one sample point। वो कहता है सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होगा, जैसे हेड टेल, ये सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है, तो इसे आप सिंपल इवेंट कहेंगे, ठीक है। अक्रेंस ऑफ 6 व्हेन अ डाइस इज। वो कहता है कि जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 6 आता है। 6 क्या है? सिंगल वैल्यू है, तो ये सिंपल इवेंट्स है। एन इवेंट कंटेन मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। कहता है एक से ज्यादा अगर सैंपल पॉइंट्स होंगे तो उसे आप कंपाउंड इवेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो वो इवेंट्स एक एक बन रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 डाइस को थ्रो करें तो इवेंट तो एक एक बनेगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज कितनी हैं? वो 3 भी हो सकती हैं। 4 करेंगे तो 4 आएंगे। जैसे हम 3 कॉइन को टॉस करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 3 के पॉइंट बने हुए थे, तीनों के ऊपर हेड आ गया, तीनों के ऊपर टेल आ गया, तो वो कंपाउंड में आ जाता है। अगर सिंगल वैल्यू होगी तो वो सिंपल इवेंट, अगर आपके पास वैल्यू ज्यादा आती हैं एक इवेंट्स के अंदर तो वो कंपाउंड इवेंट होता है।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है occurrence of sum 10 when 2 dice is thrown। जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे और हम कहते हैं कि सम इनका 10 आए, तो वो वाले इवेंट्स कौन से होंगे? वो कंपाउंड इवेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive if and only if they cannot occur at a same time। मेन चीज ये है, they cannot both occur at a same time। वो कहता है कि जो इवेंट, ठीक है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट्स जो एक टाइम के अंदर इकट्ठे नहीं आ सकते, तो वो इवेंट्स आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, दैट इज दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, मतलब वो कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल देखें तो मुझे ये चीज क्लियर हो जाएगी। When we toss a coin, we get either a head or a tail, but not both। ठीक है, वो देखें ना, यहाँ पे एक चीज समझ आ गई होगी आपको। वो कहता है कि जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, तो हेड और टेल क्या है? ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। The two events head and tail are mutually exclusive। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो एट अ सेम टाइम इकट्ठे अपीयर ना हो सकें, उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। एक और भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसकी बताई है कि इफ A इज इक्वल टू 1 3 5, एक इवेंट ये है A जिसकी इवेंट्स क्या कौन से हैं? 1 3 और 5, एंड B दूसरा इवेंट क्या है? B, और उसकी इवेंट्स क्या हैं? 2 4 6, देन A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो कहते हैं A और B को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर देखें कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है। 1 3 5 इधर 1 3 5 नहीं है, इधर 2 4 6 है, 2 4 6 A में नहीं है। तो दो इवेंट्स के अंदर अगर कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती, तो वो जो दो इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यहाँ पे एक और भी डेफिनेशन है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता हो, जिनमें कोई ना कोई वैल्यू कॉमन हो आपस में, तो वो जो इवेंट्स होंगे वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट। Events are said to be collectively exhaust when the union of mutually exclusive events is either sample space does in over ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। देखिए ना, वो कहता है कि अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं उनको कंबाइन करें तो वो आपके पास क्या हो? उसी चीज की सैंपल स्पेस बन जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अगर आप कंबाइन करें तो वो एक कंप्लीट सिंपल स्पेस बन जाए, तो वो जो इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। जैसे देखें ना, मैंने ये आगे एग्जांपल के तौर पे बताया, दस इन ओवर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्ट सेट ऑफ इवेंट। अब देखिए ना, हेड क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेड और टेल ये दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बन जाती है? सैंपल स्पेस बन जाती है ना, वन काइंड।
तो ये हमारे पास क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनको हम अगर कंबाइन करें तो वो एक कंप्लीट सिंपल स्पेस बन जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं वर्ड कंबाइन का यूज कर रहा हूँ, वर्ड यूनियन भी यूज कर सकते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है इकट्ठा कर देना सारों को। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट्स। कहता है टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज अदर। द पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस हेड एज लाइकली। वो कहता है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वल मतलब इक्वल टाइम आना किसी चीज का, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास एक फेयर कॉइन हो, मतलब ऐसी कॉइन हो जो बैलेंस हो, एक फेयर डाइस हो, तो तभी ये पॉसिबल है। मतलब कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल के आने के इक्वल चांसेस हैं। 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा। शर्त यह है कि जो डाइस है, जो कॉइन है, वो बैलेंस है, बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है। उसमें हर इवेंट के आने के क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं। तो ये देखें ना डेफिनेशन, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइक व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर अदर। वो कहते हैं जैसे एक के आने के चांसेस हो, सेम इतने चांसेस दूसरे के भी हों, तो वो क्या होते हैं, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें मेन बात ये है, व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर अदर। ये आगे एग्जांपल है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जैसे हेड के आने के चांसेस होते हैं, सेम इसी तरह टेल के आने के भी चांसेस होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, बात सुन रहे हैं? जी जी। सर वो मेरी दूसरी क्लास भी है तो मैंने आपका ले लिया, आपने बोला था खाना वो ले लेना। बेटा बात ये है ना कि मैंने आपको कहा था टाइम टेबल का इशू आ रहा है, 6 से 7 स्टूडेंट हैं, तो ये है कि टाइम टेबल अगर आप स्टैट नहीं पढ़ेंगे तो स्टैट में भी तो पास नहीं हो सकते ना बगैर पढ़े। तो ये है कि हर सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइम टेबल अपना आप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वो बेटा मैम को यूनिवर्सिटी बोल। आके मैंने कहा था टाइम टेबल सेट कराएं। ठीक है, तो वो नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा आपका, लगा दूंगा। ठीक है, ओके क्योंकि सर। मैक्सिमम आपने लेक्चर ले लिया है। लेकिन ये है कि फिर भी जो आगे स्लाइड रहती हैं तो मैं रिकॉर्डिंग जो लेक्चर सेंड करूंगा तो वो आपने ज़रूर सुनना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर बिलो इट। वो कहता है जिस इंटीजर का भी आप लोगों ने प्रोडक्ट, सॉरी, जिस इंटीजर का भी आप लोगों ने फैक्टोरियल लेना है तो वो इंटीजर खुद और उससे बिलो वाले जितने भी इंटीजर होंगे उन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जिस इवेंट का भी फैक्टोरियल लेना है वो इवेंट्स और उससे बिलो वाले इवेंट्स, उन सारों का प्रोडक्ट जो होगा फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, एग्जाम्पल मैंने कहा 5 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करना है कि 5 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है। आप लोग क्या करेंगे, ये 5 भी इंक्लूड होगा और 5 से बिलो 1 तक जितने भी इंटीजर हैं वो भी सारे इंक्लूड होंगे और उन सारों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो उस फिगर का, उस इंटीजर का क्या होगा, फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, 5 4 3 2 1,
मल्टीप्लाई किए तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है 122। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक जाना है तो 6 की इक्वल आएगा। मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ 10 फैक्टोरियल किसकी इक्वल आएगा, तो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे 1 तक। सारे इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 10 का फैक्टोरियल होगा। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या चीज है, वो इंटीजर खुद और उससे बिलो वाले इंटीजर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखें, दो रूल हम पढ़ेंगे, एक परमुटेशन रूल है और नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन रूल है। दो रूल भी आपको आने चाहिए। देखें जी, ये भी प्रोबेबिलिटी के एक रूल्स हैं। देखें, अ परमुटेशन इज एनी ऑर्डर सबसेट। क्या है ऑर्डर, मेन वर्ड। इस परमुटेशन के अंदर मेन वर्ड है ऑर्डर। A permutation is any order subset from a set of n distinct objects. The number of permutation of R objects select in a definite order from n distinct objects. It is denoted as NPR। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं NPR। इसका फार्मूला क्या है NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फार्मूला है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, परमुटेशन क्या है कि जब भी आपने आउटकम देखनी है, किसी भी चीज की आउटकम कितनी आएगी, टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, ठीक है, तो आप परमुटेशन या कॉम्बिनेशन के थ्रू सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। बेसिकली ये सैंपल स्पेस के लिए ही यूज होती है। ठीक है, परमुटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी ये सैंपल स्पेस के लिए ही यूज होती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर गिवन होगा तो हमेशा आप परमुटेशन यूज करेंगे। ठीक है, मेन बात याद रखनी है ये, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर गिवन होगा तो आप लोग परमुटेशन यूज करेंगे। अब इस ऑर्डर की क्या मीनिंग है, जैसे मैं आप लोगों की यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ये काम है, 3 बंदे जाएं जाके ये काम करना है। अब उसके 2 मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि मैं कहूँगा कोई से 3 स्टूडेंट चले जाएं और ये काम कर रहे हैं। जब मैं ऐसा कहूँगा तो इसका मतलब है मैंने ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं नाम लेता हूँ कि फलां स्टूडेंट फलां, तीनों के मैं नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आप तीनों जाके ये काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने ऑर्डर दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर चीज होगी जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है इसका, तो वहां पे आपने हमेशा परमुटेशन यूज करना है सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लगे कि यहाँ पे ऑर्डर गिवन नहीं है, तो वहां पे आप लोग क्या चीज यूज करेंगे, वहां पे आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर परमुटेशन है तो उसके लिए ये फार्मूला भी है, आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे ये मैंने इसकी एग्जांपल भी साथ बताई है। लेट ए बी सी गिव 3 नंबर, कहता है ये हमें 3 नंबर गिवन। हाउ मेनी नंबर कैन बी मेड बाय टेकिंग 2 नंबर, ऑर्डर मैटर। यहाँ पे तो चलो मैंने मेंशन कर दिया है
ठीक है, क्वेश्चन बाज होते हैं जिसमें ऑर्डर का वर्ड नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हुए पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, जैसे मैंने अभी वो क्लास वाली एग्जांपल दी है कि मैं नाम पुकार के जब कहूँगा कि आप लोग जाएं तो वो ऑर्डर होगा। अगर मैं कहता हूँ कोई से स्टूडेंट चले जाएं तो वो फिर ऑर्डर में चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो वैसे चीज भी हो सकती है या क्वेश्चन के साथ मेंशन भी हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन में मेंशन था कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर को माइंड में रखना है। वो कहता है कि आपके पास कोई 3 नंबर हैं ए बी सी, आपने 2-2 के नंबर बनाने हैं, तो उसकी टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी। लेकिन उसमें यह है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो देखिए ना, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम, क्या बन सकती हैं 2-2 के। अगर मैं इंटीजर बनाऊं ए बी, या फिर बी ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए ना, मैंने ऐसे बनाया ए बी और या बी ए। फिर क्या किया है, ए को सी के साथ वो किया है, ए सी या फिर सी ए। देखें जी, ए सी या फिर सी ए। फिर क्या बन सकता, ए आप खत्म हो गया, ए के साथ अगर आप किसी और का आप बनाएंगे तो वो रिपीट होगा। अब बी को आप और सी को बनाएंगे, बी सी, ये बन गया। बी सी हो सकता है या फिर सी बी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब ऑर्डर का क्या है कि ए बी और बी ए ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अगर आप एज अ परमुटेशन इसको लेंगे तो ए बी और बी ए दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब चीज सेम इसमें तब होगी जब ऑर्डर सेम होगा। ए बी है तो नेक्स्ट भी ए बी होगा, तब चीज सेम होगी। अगर ऑर्डर आगे पीछे है तो वो चीज सेम फिर नहीं होगी। अब ए बी है तो नेक्स्ट देखें ए बी कहीं पे भी नहीं है, ये एक अलग इंटीजर है। बी ए और कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी एक अलग चीज है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। सेम इसी तरह का इंटीजर होगा तब चीज सेम होगी, अदरवाइज ये डिफरेंट चीजें हैं। तो ये टोटल गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम बन गए। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था जिसको हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन पे मैं परमुटेशन को यूज करूं तो देखते हैं क्या फिर भी हमारे पास 6 की ही सैंपल स्पेस आती है। लेकिन ये परमुटेशन का ये हमारे पास फार्मूला है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब n क्या होगा, टोटल इंटीजर जो आपको दिए गए हैं वो n होगा। अब जितने आपने टेक करने हैं 2, वो r होगा। n आपको कितना दिया हुआ है 3, और r क्या है 2 है। इसमें पुटिंग 3 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r 3 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6। तो 3 की 2 कितना आया है हमारे पास 6। ठीक है ना, 6 की सैंपल स्पेस, जहां पे हमने मैन्युअली बनाई तो भी 6 की सैंपल स्पेस बनी, और परमुटेशन को यूज किया तब भी हमें सैंपल स्पेस का पता चल गया कि वो 6 की ही बनेगी। ये तो मैंने छोटी सी एक एग्जांपल ली है। ये चीजें हम तब यूज करेंगे जब एक सैंपल स्पेस बहुत बड़ी होगी, जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है, जिसको राइट करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि 3 डाइस को टॉस करें, 3 डाइस को थ्रो करें, तो अब 3 डाइस के लिए 216 की सैंपल स्पेस बनेगी। तो एक पेज के ऊपर मुश्किल है आप लोगों के लिए 216 की सैंपल स्पेस बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम परमुटेशन को यूज कर लेंगे, उसके थ्रू फाइंड कर लेंगे कि इसकी क्या सैंपल स्पेस होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ आप 10 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अब खुद सोचें 10 डाइस के लिए क्या सैंपल स्पेस बनेगी, हमें पता ही नहीं है। लेकिन परमुटेशन के लिए क्या हम फार्मूला लगाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां से हमें पता चल जाएगा सैंपल स्पेस क्या बनेगी। ठीक है, तो ये हम काम बेसिकली परमुटेशन के लिए करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल थी, ये तो हम देखें ना मैन्युअली भी कर ली, परमुटेशन लगाया है तो भी पता चल गया। मेन बात क्या है, जब भी ऑर्डर
रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्डर मैटर करेगा, परमुटेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें ना, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ये भी मैंने तकरीबन वहां पे बता चुका हूं, लेकिन इसको दोबारा देख भी लेते हैं। रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या है कि कॉम्बिनेशन इज एनी सबसेट और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट विदाउट रिकॉर्डेड देयर ऑर्डर। इस लाइन पे गौर करें, ये डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। इसमें क्या होगा, विदाउट रिगार्डेड देयर ऑर्डर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ए बी और बी ए ये दोनों एक चीज होगी, क्योंकि इसमें ऑर्डर हम नहीं देखेंगे। फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम NCR से शो करते हैं, और ये इसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। NCR is equal to n factorial over r factorial n minus r whole factorial। ठीक है जी, देखें जी, लेट A B C गिव 3 नंबर, हाउ मैनी, ये एग्जांपल है जैसे वहां पे भी मैंने एग्जांपल दी थी। हाउ मैनी नंबर कैन बी मेड बाय टेकिंग 2, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहाँ पे मैंने बता दी है ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। कितनी पॉसिबल इसकी आउटकम बनेगी, फिर 3 बनेगी। एक क्या बनेगी, एक आपके पास ए बी बनेगी, और दूसरी क्या ए सी, और तीसरी क्या बनेगी बी सी। बस, इसके अलावा और नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप कहते हैं ना कि ए बी बन रही है तो दूसरी बी ए, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए बी और बी ए ये दोनों एक चीज का नाम है। ए सी और सी ए ये दोनों एक चीज का नाम है। बी सी और सी बी ये दोनों एक चीज का नाम है। ये मैंने आपकी समझ के लिए ये मैंने लिख भी दिया है कि आप ए बी ले लें या बी ए, ये एक ही चीज है। इवेंट एक ये हो गया, ए सी या सी ए ये इवेंट दूसरा हो गया, बी सी या सी बी ये इवेंट तीसरा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए बी और बी ए एक ही चीज का नाम होगा, सी ए और सी, ए सी और सी ए एक ही चीज होगी, बी सी और सी बी एक ही चीज। तो इसमें टोटल कितने बने हैं पॉसिबल आउटकम, 3। अब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर मैं इसी काम को, ये मैन्युअली हो गया, ठीक है, ये हमने मैन्युअली भी सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसी काम के ऊपर कॉम्बिनेशन को अप्लाई करता हूं यूजिंग कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसी के ऊपर कॉम्बिनेशन को यूज करता हूं तो देखें जी, एन सी आर एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। एन मैंने बताया था जो आपको क्वेश्चन में इंटीजर होंगे, जितने टेकन करने हैं वो आर होगा। ये देखें 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 वाला 1 फैक्टोरियल रह जाएगा। फैक्टोरियल ओपन कर दें, 3 फैक्टोरियल इक्वल होगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 2 फैक्टोरियल नीचे किसकी इक्वल होगा 2 क्रॉस 1, और 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है। ये देखें 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर 3C2 किसकी इक्वल आएगा आपके पास 3। देखिए ना जी, कॉम्बिनेशन के थ्रू भी कितने बन रहे हैं, 3 पॉसिबल आउटकम, जो कि हमने मैनुअल भी देख लिया है। जब भी आपको ऑर्डर गिवन नहीं होगा, विदाउट रिगार्डेड देयर ऑर्डर आप काम करेंगे, तो वहां पे कॉम्बिनेशन रूल यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग सैंपल स्पेस। और याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जी हम सैंपल स्पेस के लिए यूज करते हैं, और जब हमें बहुत बड़ी सैंपल स्पेस फाइंड करनी हो, ऐसी सैंपल स्पेस जो हम मैन्युअली लिख ना सकें, बहुत ही बड़ी हो, हमारे रेंज से बाहर हो, उसके लिए हम जस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, इसकी सैंपल स्पेस बनेगी कितनी।
रूल ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन, इसमें कोई इशू है तो डिस्कस करें मैडम, किसी का कोई इशू है तो डिस्कस करें। नहीं सर, क्लियर है। चलें जी, गुड। नेक्स्ट देखें जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमारे प्रोबेबिलिटी का, वो प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम फर्स्ट एक लॉज करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा। तो हेयर वी डिस्कस टू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी के दो लॉ डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एडिशन लॉ होता है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये प्रोबेबिलिटी के दो लॉज हैं। ठीक है, आज वाले दिन हम एडिशन लॉ को डिस्कस करेंगे और इसकी मैंने दो एग्जांपलें सॉल्व की हैं, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अब एडिशन लॉ के विद रिस्पेक्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। एडिशन लॉ ऑन इफ इन टू इवेंट यूज आर। जो चीज़ें बताऊंगा भी ये माइंड में रखनी है, ये आपको काम देंगी इसमें। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई दो इवेंट्स हैं और उनके बीच में आर का वर्ड आ रहा है, ओ आर आर, जैसे कि दैट इज मेरे पास एक इवेंट ए है और दूसरा बी है और उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, आर, ए और बी। कहते हैं ऐसी अगर सिचुएशन हो देन वी यूज एडिशन लॉ। क्या चीज यूज करेंगे आप, एडिशन लॉ को यूज करेंगे। दो इवेंट्स के बीच में जब भी आर का वर्ड आएगा तो आप हमेशा एडिशन लॉ को यूज करेंगे। अब इसकी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखें जी, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कौन से हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, देन वी यूज फार्मूला फॉर एडिशन लॉ। तो हम एडिशन लॉ के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। जब भी हमारे पास क्या होंगे, जो दो इवेंट्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो एक ही टाइम में इकट्ठे अपीयर ना हो सकें, ऐसे इवेंट्स जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो, तो वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अगर वो होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले उसकी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ए, इवेंट ए की, फिर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है, कहता है इफ टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन से हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, देन वी यूज फार्मूला फॉर एडिशन लॉ। एडिशन लॉ के लिए हम फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर इवेंट्स क्या हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब क्या, ऐसे इवेंट्स जिनमें कोई चीज कॉमन हो, तो हम फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एडिशन लॉ के अंदर हम यूनियन यूज करते हैं। लेकिन ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आप इस अगर नॉट म्यूचुअली होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें जो हमने प्रोबेबिलिटी एंड पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी की है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन इंटीजर, उनकी भी हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो ये एडिशन लॉ अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा काम है। देखिए जी, मैंने डाइस की एग्जांपल ली है। कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। कहता है कि
आप पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है, दो डाइस को वो कहता है थ्रोन करें। यहाँ तक तो हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। ये आप लोगों के पास सैंपल स्पेस है, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए, लास्ट लेक्चर में भी हमने सैंपल स्पेस बनाई थी। जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कितने की आती है, 36 की। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ऑफ टोटल आइदर 5 और 11। अब देखिए ना जी, यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, एक 5 है और दूसरा 11 है। वो कहते हैं उन डॉट्स का सम 5 हो या 11 हो, और उन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड आया है। देखें जी गौर करना है आप लोगों ने क्वेश्चन पे, उन दोनों के बीच में और का वर्ड आ रहा है। एक इवेंट 5 है, दूसरा 11 है, और दोनों के बीच में और का वर्ड आया है। तो यहां से हमें पता चला कि ये एडिशन लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि ये एडिशन लॉ का है, लेकिन आप क्वेश्चन की नोटेशन, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के पता चलेगा कि ये एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का। तो एडिशन के लिए आज याद रख लें कि दो इवेंट्स के बीच में आर का वर्ड आएगा, तो उस क्वेश्चन पे आप लोगों ने एडिशन लॉ को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये सैंपल स्पेस बनानी थी, वो हमने बना ली। अब क्या कह रहा है, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें गेटिंग ऑफ आइदर 5 और 11। वो कहता है कि जो इवेंट्स ये आ रहे हैं 36, इनमें वो वाले इवेंट्स लेने हैं जिनका सम 5 हो, और वो वाले इवेंट्स लेने हैं जिनका सम 11 हो। ये देखें ना जी, लेट ए बी द इवेंट्स दैट टोटल 5 अकर। वो कहता है कि टोटल जिनका 5 हो उसको मैं इवेंट ए का नाम दे रहा हूं। अब मैंने उसी सैंपल स्पेस से वो वाले इवेंट्स लिए हैं जिनका सम 5 आ रहा है। देखिए ना, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ये वो वाले सारे इवेंट्स आ गए हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इनकी तादाद कितनी है, 4। देखिए ना जी, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए जी, फर्स्ट लाइन में देखें वो वाले इवेंट्स ढूंढें जिनका सम 5 आए, 1 4। इस लाइन में आप देखें 2 3, इस लाइन में देखें 3 2, इस लाइन में देखें 4 1, 4 1। अब इसके अलावा वो जितने भी इवेंट्स और खड़े हैं उनका या तो सम लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है। ये सिर्फ वो वाले 4 इवेंट्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कि मैंने वही वाले इवेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको काउंट किया है, ये कितने आए हैं, 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड कर लें आप लोग। जैसे लास्ट आप कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ NA/NS 4/36। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है जिनका सम 5 आएगा। अब हमने दूसरा क्या था, वो वाले इवेंट्स जिनका सम क्या आएगा, 11 है। लेट बी बी द इवेंट्स दैट टोटल 11 कर, मतलब कि जिनका सम 11 है। इसको मैंने बी से शो किया है क्योंकि ऊपर वाले को एक आता है, इसको बी कह दें ताकि मिक्स ना हो। ये देखें, इसके अंदर 5 6 11, 6 5 11, ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 2 ही। देखें ना जी, ये भी इधर ही से सिलेक्ट हुए हैं। देखें ना, वो वाले सारे में से ढूंढे जिनका सम 11 है, तो वो सिर्फ एक ये है 5 6 11, और दूसरा क्या है 6 5 11। ये सिर्फ ये हमारे पास टोटल आ गए 2। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ NB/NS 2/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जिनका सम 11 है।
अब यहाँ पे पहुंच के आप लोगों ने देखना है कि ये जो ए और बी दो इवेंट्स आए हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर नॉट म्यूचुअली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगाना है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगाना है। क्योंकि एडिशन के आपके पास दो फार्मूले हैं, एक म्यूचुअली के लिए, एक नॉट म्यूचुअली के लिए। तो म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का कहां से पता चलेगा? तो यहां से पता चलेगा। अब इसमें देखें जी, अब इसमें देखें ना, इवेंट ई आपके पास ये सारे हैं, उसके बाद इवेंट बी ये हैं। अब ए और बी इन दोनों में देखें क्या कोई इवेंट्स कॉमन है आपस में? बताएं जी, आप बताना है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या नॉट म्यूचुअली होंगे? सर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गुड। देखिए ना, ए और बी में कोई इंटीजर कॉमन नहीं है, कोई इवेंट्स कॉमन नहीं है, सॉरी कोई इवेंट्स कॉमन नहीं है इनमें, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला यूज होगा। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ए और बी क्या थे आपस में? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए ना जी, जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होती थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जिनमें कोई चीज कॉमन होगी वो नॉट म्यूचुअली होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी वो म्यूचुअली होंगे। तो अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ये दोनों म्यूचुअली हैं। ठीक है, पहले थोड़ी सी वर्डिंग मेरी नीचे ना रॉन्ग थी, मैं नॉट म्यूचुअली का वर्ड यूज कर गया, लेकिन ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ए और बी क्या है आपस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं थी। तो हमने ये फार्मूला यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का क्या आएगा म्यूचुअली के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 4/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आई थी जिनका सम 5 आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिनका सम 11 आता था वो 2/36। तो 6/36 इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास आंसर आया है 1/6। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये चीज बता रहा है कि जब आप दो डाइस को थ्रो करेंगे तो 1/6% चांसेस हैं कि उनके ऊपर जो इंटीजर आएंगे उनका सम या तो 5 होगा या 11 होगा। ठीक है, उनका सम 5 या 11 होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? 1/6% चांसेस। ये हमारे पास एडिशन लॉ है, बिल्कुल इजी सा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एग्जांपल थी। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है हमारे लेक्चर की, वो क्या है? वो नॉट म्यूचुअली के लिए मैंने सॉल्व की थी ताकि दो चीज़ें कवर हो जाए। म्यूचुअली का केस आए तो भी आपको आइडिया हो आप लोगों को, और नॉट म्यूचुअली का आ जाता है तो उसका भी आइडिया हो। देखें जी, ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है? कहता है इफ वन कार्ड इज सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कहता है एक कार्ड हमने सेलेक्ट करना है 52 प्लेइंग कार्ड में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्लब और फेस कार्ड। देखें जी, दो इवेंट हैं, इसको आप ए का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको इवेंट ए का नाम देता हूं और इसको इवेंट बी का मैं नाम देता हूं, और दो इवेंट के बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? आर का वर्ड आ रहा है। यहां से हमें पता चला कि इस क्वेश्चन पे भी हमने एडिशन लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाए, एनएस कितनी आएगी? 52। कार्ड हमारे पास 52 होते हैं। अब देखें जी,
लेट ए डिनोट द क्लब कार्ड। अब मैंने ये सारे क्लब के कार्ड लिखे हैं। क्लब के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है, जिनमें फर्स्ट क्या होता है? एस होता है। नीचे देखें ना, बिलो में मैंने सी लिखा है, सी फॉर क्लब, ठीक है। एस होता है, फिर 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक, और ये सारे किसके हैं? क्लब के। सी नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो इन सारों को अगर आप काउंट करें तो ये कितने हैं? 13 हैं टोटल। टोटल कितने हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड क्या आ जाएगी? 13/52। दूसरा क्या था? लेट बी डिनोट द फेस कार्ड। कौन से हैं? फेस कार्ड। अब आपके पास फेस कार्ड कौन कौन से थे? तो वो भी आपको आइडिया है फेस कार्ड का, कि क्लब में 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में 3 फेस कार्ड होते हैं, स्पेड में भी 3 कार्ड होते हैं, और 3 डैमेज में होते हैं। टोटल 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं। ये देखें, ये क्लब के 3 कार्ड हो जाएंगे, किंग क्वीन जैक, ये क्लब के हो गए 3 स्पेड वाले किंग क्वीन जैक, 3 हर्ट वाले किंग क्वीन जैक, और 3 डैमेज वाले किंग क्वीन जैक। मिल के कितने बन गए? एनपी 12। टोटल हमारे पास फेस कार्ड 12 होते हैं। प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड की 12/52, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि ये क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अप्लाई होगा या फिर नॉट म्यूचुअली। अब आपके पास एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। अब इसमें देखें, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो इस पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होगा। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इस पे फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होगा। बताएं मुझे आप कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है? है सर, कॉमन है। ठीक हो गया, गुड। ये देखें, इसमें कॉमन पता है क्या है? किंग क्वीन जैक। क्लब के ये जो 3 कार्ड है, मैं इसको ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाले कार्ड यहाँ पे भी मौजूद हैं, किंग क्वीन जैक मौजूद है ना क्लब के 3, ये इधर भी हैं इधर भी हैं, ये कॉमन है। जब कॉमन चीज आ जाएगी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होगा। जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होगा देन आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हियर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी में कॉमन क्या है? तो इनमें क्लब का किंग कॉमन है, क्लब का क्वीन कॉमन है, इधर भी है उधर भी है, और क्लब का जैक कॉमन है। तो ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ जाएगा? किंग क्लब का, क्वीन क्लब का और जैक क्लब का। इन तीनों ये इनकी तादाद कितनी है? 3, 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या? एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस, ठीक है। तो 3/52 क्या आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? नॉट म्यूचुअली वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी जो था वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। ए बिकॉज ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये एडिशन लॉ का फार्मूला है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट्स। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने फाइंड की हुई हैं, तो वो पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लब कार्ड 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेस कार्ड 12/52, और इनमें कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/52। इसको मैंने सॉल्व किया है तो 22/52। मजीद मैंने सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 11/26। अब ये क्या चीज़ बता रहा है? ये चीज़ बता रहा है कि जब भी आप 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे
तो 11/26% चांसेस हैं कि वो कार्ड क्लब का होगा या फेस कार्ड होगा। ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसमें देखिए ना, वहां पे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज थी। लास्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम दो इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के आने के कितने चांसेस हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये नॉट म्यूचुअली के लिए हो गई। एग्जांपल नंबर 3 देखें ना, इसके अंदर मैंने ये क्यों सॉल्व की है, इसके पीछे भी रीज़न थी कि प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने जितनी भी की है तो उसमें हम पॉइंट, डाइस और कार्ड के बीच में घूम रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक कॉमन भी आ सकता है, इन चीज़ों के अलावा भी आ सकता है। तो इन तीन चीज़ों के अलावा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। बिल्कुल इजी सा होगा, लेकिन ये है कि उससे थोड़ा सा हट के है जो हम वो काम कर रहे थे। देखें भी, ये भी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, फुल मैंने सॉल्व की हुई है। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर। वो कहता है पहले 200 जो इंटीजर है मैंने उनमें से एक इंटीजर को चूज करना है। तो कॉमे तक बात क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस। हम सैंपल स्पेस बनाएंगे फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर की, जो 1 से स्टार्ट होंगे और 200 तक जाएंगे। ये मैंने डॉट नीचे लगा लिए हैं और एंड पे 200 लिख दिया है। ये चीज शो कर रहा है कि 1 से लेके 200 तक हमारे पास इंटीजर है। इनकी तादाद कितनी होगी, 200, 200। ठीक है, कॉमे तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। तो कहते हैं कि जो आपने इंटीजर चूज किया है वो वाला इंटीजर हो जो 6 पे डिवाइड हो या फिर 8 पे। अब फिर दो इवेंट्स के बीच में और का वर्ड आया है तो हम यहाँ पे भी एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे। अब पहले 200 नंबर में फर्स्ट आपने वो वाले इंटीजर लेने हैं जो 6 पे डिवाइड होते हैं। कैसे लेंगे, इजी मेथड ये है कि आप 6 वाला टेबल 200 तक लेके जाएं, जो भी इंटीजर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। मतलब पहला 6, 12, 18, ठीक है, 24, इस तरह चलते जाएं, 6 वाला टेबल 200 तक लेके जाएं। इसी तरह फिर 8 वाला टेबल 200 तक लेके जाएं। जो भी इंटीजर होंगे वो वाले इंटीजर होंगे जो 8 पे डिवाइड होते होंगे। देखिए जी, यहाँ पर मैंने लिखे हुए भी हैं। अब देखिए ना, ए के अंदर ये सारे 200 तक वो वाले इंटीजर हैं जो 6 पे डिवाइड होते हैं। इनमें आप कोई भी ले लें ये 6 पे डिवाइड होता होगा। तो ये मैंने कैसे लिए हैं, मैं इजी मेथड बता रहा हूँ कि आप 6 वाला टेबल 200 तक लेके जाएं। जो भी इंटीजर आते जाएंगे वो डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो 200 तक टोटल कितने इंटीजर हैं जो 6 पे डिवाइड होते हैं, 33 इंटीजर हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए ओवर एन एस 33/200। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट डिविजिबल बाय 6। इवेंट बी क्या है, लेट बी इज द इवेंट दैट डिविजिबल बाय 8 पे डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे भी इजी क्या मेथड है कि आप 8 वाला जो टेबल है वो 200 तक लेके जाएं। जैसे 8, 16, 24, 32 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। 200 तक आपने जाना है। ठीक है, जो भी इंटीजर आएंगे वो सारे क्या होंगे, 8 पे डिवाइड होने वाले होंगे। ये मैंने लिखी हुई भी हैं और इनको अगर आप काउंट करें तो ये टोटल 25 है। प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा जो डिविजिबल बाय 8 है वो 25/200 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये चीज चेक करते हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अब ए और बी में हम देखेंगे वो वाले इंटीजर जो इनमें कॉमन होंगे।
कॉमन कौन कौन से हैं? फर्स्ट 24 कॉमन है, देखें जी, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। उसके बाद 48 है मेरे ख्याल में, कोई और भी रह जाए मुझे बताना है आप लोगों ने। ये 48 है, दो साइड पे है, कॉमन है। उसके बाद 72 है, लेकिन इधर भी है इधर भी है। उसके बाद 96 इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन है। उसके बाद 120, देखें जी कॉमन है ये चीज़ भी। उसके बाद क्या आएगा 144, इधर भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद देखें जी 168 कॉमन है, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। नेक्स्ट हमारे पास 192 कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है। अब चेक करें कि ये टोटल कितने इंटीजर हैं जो कॉमन हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इंटीजर हैं जो दोनों तरफ हैं, दोनों में कॉमन है। पहली तो बात ये हो गई कि ये दोनों कॉमन जब हैं तो यहाँ पे नॉट म्यूचुअली का केस अप्लाई होगा। नॉट म्यूचुअली का केस अप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रॉपर्टी फाइंड कर लेंगे। ये देखें ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। हेयर ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने वही सारे इंटीजर लिखे हैं जो अभी हाईलाइट मैंने की हैं, जो दोनों तरफ कॉमन थे। टोटल कितने कॉमन थे? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी? 8/200, क्योंकि कॉमन इसमें थे। नॉट म्यूचुअली का केस अप्लाई होगा। नॉट म्यूचुअली के लिए जो एडिशन लॉ का फार्मूला है वो आप यूज कर लें। विजिबल बाय 6 वाली प्रॉपर्टी 33/200, विजिबल बाय 8 वाली प्रॉपर्टी 2/200। जो कॉमन इंटीजर थे 8/200 वो आ गई। सॉल्व किया 52/200, इसको मजीद सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया है 1/4। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि जब भी आप पहले 200 नंबर में से कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो 1/4% चांसेस हैं कि वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 6 होगा या फिर 8 होगा। 1/4 अगर मैं इसको पॉइंट में लेके जाऊँ परसेंट में तो कितना बनता है? 25%। मतलब कि आप रैंडमली पहले 200 नंबर से कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो 25% चांसेस हैं कि वो नंबर या तो 6 पे डिवाइड होता होगा या फिर 8 पे डिवाइड होता होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इसमें कोई इशू है या फिर प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सर जी ये आप इसका सिलेबस भी शेयर कर दीजिएगा पेपर में जो जो आएगा। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। बेटा मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ तो फिर मैं बताता हूँ।